मन्नत जहां इशिका के साथ शॉपिंग करने गई थी, वहीं पर माया भी आर्य के साथ अपनी सगाई की शॉपिंग करने आई है। वैसे तो मन्नत, इशिका और अनिकेत साथ में ही शॉपिंग करने जाने वाले थे, लेकिन अनिकेत को कुछ जरूरी काम आ जाने से वो उन दोनों के साथ नहीं जा सका। स्टोर में इशिका को अनिकेत का कॉल आने से इशिका ने मन्नत को अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने का कहकर अनिकेत से बात करने के लिए स्टोर से बाहर निकल गई, क्योंकि स्टोर के अंदर नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था। जब मन्नत इशिका के लिए ड्रेस देख रही थी, तभी उसकी टक्कर माया से हो जाती है और वो दोनों ही एक साथ नीचे गिर जाती है। तभी आर्य आकर माया को संभाल लेता है और वहीं उस स्टोर में काम करने वाली दो लड़कियां आकर मन्नत को संभाल लेती है। उन दोनों में से एक लड़की ने मन्नत की ओर देखकर चिंता जताते हुए कहा, मन्नत तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? अब तक सामने वाली लड़की पर आर्य का ध्यान नहीं गया था, लेकिन जैसे ही आर्य ने उस स्टोर वाली लड़की की मुंह से मन्नत का नाम सुना तो उसने झट से मन्नत की ओर देखा। इधर मन्नत उसे स्टोर वाली लड़की को कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी माया ने चिल्लाते हुए कहा, हे यू, क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? और तुम दोनों यहाँ काम करती हो ना? अरे इसे क्या देख रही हो? इसे देखकर कहीं से लगता है क्या कि इसे कुछ भी हुआ होगा? अरे लगी तो मुझे है बहुत जोर से। आउच! बेबी! इतना कहकर माया झूठ-मूठ रोने का नाटक करने लगी। यह सब देखकर आर्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। लेकिन माया का इस तरह से मन्नत की इंसल्ट करना आसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लिया। उधर माया के ऐसा कहने से वह दोनों लड़कियां एक बार पहले तो एक दूसरे को देती है और फिर लाचारी से मन्नत की ओर देखने लगती है। तभी मन्नत ने उन दोनों को अपनी आंखों के इशारे से आश्वस्त करते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए और जाइए, जाकर अपना काम कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप दोनों जाओ। मन्नत बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी उसकी अभी उम्र ही क्या है, अभी अभी तो 20 की हुई है। आप दोनों जाओ और जाकर आंटी को देखो, कहीं उनकी कमर ना टूट गई हो। अगर इस उम्र में कमर टूट जाए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। उल्टा मैंने तो सुना है कि इस उम्र में अगर हड्डी टूट जाए तो फिर जुड़ती भी नहीं है। इशिका यह सारी बातें मन्नत और उन दो लड़कियों को देखकर कह रही थी। इशिका की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर वह दोनों लड़कियां भी अपनी हंसी दबाने के लिए सिर झुकाकर बैठे हुई थी। फिर इशिका ने आर्य और माया जो उसकी ओर पीठ किए हुए थे, उन दोनों को पीछे से देखते हुए कहा, अरे आंटी के बेबी, आप जल्दी से अपनी आंटी को किसी हॉस्पिटल में लेकर जाइए, वरना बाद में कहीं ही देर ना हो जाए। आखिर के 3 शब्द उसने बिल्कुल धीरे से कहा, क्योंकि अब तक उसने आर्य को देख लिया था। उसने आर्य को देखते हुए मन ही मन कहा, आर्य सर यहाँ, और वह भी इस लड़की के साथ। अब मजा आएगा। आपने मेरे मन को बहुत तकलीफें दी है ना एमआर आर्यमन अघोत्री। अब देखो मैं आपकी कैसे बैंड बजाती हूँ। फिर उसने बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए आर्य से कहा, अरे आर्य सर आप यहाँ? आर्य को अपनी जिंदगी में कभी भी इस हद तक अपमानित नहीं होना पड़ा, वह भी इतने सारे लोगों के सामने। गुस्से से उसकी माथे की नसें उभरने लगी। उसने अपने दांत पीसते हुए इशिका की ओर देखा और फिर गुस्से से कहा, मिस इशिका, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार तुम्हें सामने वाले इंसान को भी देख लेना चाहिए? इशिका कोई जवाब नहीं पाती उससे पहले ही माया ने उन दोनों को देखते हुए पूछा, एक मिनट, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? इस पर इशिका ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, जी आंटी, सॉरी मैडम, मेरा मतलब है मैडम।
जी हम दोनों ही सर के कॉलेज में पढ़ते हैं। इशिका का उसे आंटी कहने से माया को बेहद गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे कुछ सूझा और उसने अपने चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल लाकर कहा, अच्छा अब मैं समझी। शायद तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही आर्य के चाहने वालों में से हो और मुझे आर्य के साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है। बट इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हें जलन हो भी रही है, तब भी तुम्हें एक बात तो बताना पड़ेगा ही। बहुत जल्द मैं और आर्य शादी करने वाले हैं और नेक्स्ट वीके हमारी एंगेजमेंट है। सो यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। आखिर तुम आर्य के कॉलेज से जो हो। इतना कहकर माया आर्य की बाह पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। वहीं जैसे ही मन्नत ने शादी और एंगेजमेंट यह दोनों शब्द सुने, उसके दिल में जैसे कुछ चुभने जैसा महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाकर एक बार आर्य को देखा। उस वक्त आर्य भी मन्नत को ही देख रहा था। दरअसल जैसे ही माया ने उसकी और आर्य की शादी की बात कही, तब से ही आर्य मन्नत को ही देख रहा था। पर नहीं, वो मन्नत के चेहरे में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद वो यह देखना चाहता था कि क्या उसकी शादी की बात सुनकर मन्नत को जरा सा भी फर्क पड़ता है। लेकिन क्यों वो चाहता था कि उसकी शादी की बात सुनकर मन्नत को फर्क पड़े? क्यों वो मन्नत का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था? मन्नत ने जैसे ही आर्य को अपनी ओर ही देखते हुए हुआ पाया, तो उसने एक बार फिर से अपनी नजरें झुका लिया। मन्नत के ऐसा करते ही आर्य के दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। तभी उसे इशिका की आवाज सुनाई दी। इशिका ने आर्य से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। हम पता नहीं था कि आप शादी कर रहे हैं। वैसे मैडम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मैडम से ज्यादा परफेक्ट तो आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती है। आई मीन यू बोथ आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। नो डाउट। है ना मन? वैसे तुझे भी तो सर को विश करना चाहिए। इस पर मन्नत ने आंखें बड़ी करके इशिका को देखा, तो उसने भी पलके झपकाते हुए हाँ में इशारा कर दिया। मन्नत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए आर्य की ओर देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। खुश रहिए हमेशा। आर्य, जो कि काफी देर से ही मन्नत के कुछ कहने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मन्नत की बातों से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने तेज खंजर से उसके दिल को चीर दिया हो। गुस्सा, दर्द या पता नहीं क्या था, लेकिन वो और एक पल भी वहां रुक ना सका। उसने माया से थोड़ा सा तेज आवाज में कहा, माया बस बहुत हुआ। अब चलो यहाँ से। इतना कहकर उसने माया को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही वहां से बाहर चला गया। माया कुछ कहना तो चाहती थी, मगर वो कुछ भी कह नहीं पाई। आर्य को जाता देखकर माया भी उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही मन्नत का पता चला कि आर्य और माया शादी करने वाले हैं, तो उसे थोड़ा सा तो बुरा लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और दोनों को ही शादी की और उन दोनों की आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दिया। यह कुछ ऐसा था जिसे आर्य बर्दाश्त नहीं कर सका और वो वहां से गुस्से में बाहर निकल गया। फिर माया भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल गई। मन्नत बस खाली नजरों से कुछ पल उन दोनों के जाने की ओर देखती रही। इशिका भी उन दोनों को ही जाते हुए देख रही थी। उसने चहकते हुए कहा, अरे वाह, क्या कमाल की जोड़ी है। दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। घमंडी, सेल्फिश, मगरूर, बदतमीज और सेल्फ सेंटर्ड। एकदम राम मिलाई जोड़ी है। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। सही कहा ना मैंने? इतना कहकर उसने मन्नत को देखा तो मन्नत ने भी उसी ओर देखते हुए बस हम कहकर जवाब दिया। उसके छोटे से जवाब में इशिका ने एक मायूसी, एक उदासी को महसूस किया। वो मन्नत की ओर मुड़ गई।
इशिका ने मन्नत को दोनों कंधों से पकड़ते हुए अपनी ओर घुमा दिया और कहा, आई एम सॉरी मन, मुझे समझना चाहिए था। शायद तुझे इस वक्त बुरा लग रहा होगा। इशिका ने इतना कहकर एक गहरी सांस छोड़ी और मन्नत को देखते हुए उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। लेकिन मन्नत ने कुछ नहीं कहा। वो बस एकटक इशिका की आंखों में देखने लगी। तो इशिका ने फिर एक बार कहा, तू ठीक तो है ना मन? आई मीन, कहीं तू, मतलब क्या तुझे उस आदमी की शादी की बात सुनकर बुरा लग रहा है? मतलब, कहीं तू उस शादी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए भी उस शादी का कोई मतलब नहीं है। मन्नत ने इशिका को रोकते हुए कह तो दिया, लेकिन उसकी बातों से साफ साफ एक मायूसी झलक रही थी। इशिका मन्नत से आगे और भी कुछ कहने जा रही थी कि तभी वो दोनों स्टाफ लड़कियां मन्नत और इशिका के पास गई। उनमें से एक ने मन्नत को देखते हुए कहा, मन्नत सच बताना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? मैंने देखा था, तुम जैसे गिरी थी, उस टेबल का कोना तुम्हें हल्का सा लगा था। इस बात पर उस दूसरी लड़की ने भी कहा, हाँ मन्नत, मैंने भी देखा है। तुम चलो पहले, वहां चलकर बैठो और फिर हम बताओ। इतना कहकर वो दोनों मन्नत को अपने साथ ले गई। पीछे से इशिका उन दोनों के साथ मन्नत को जाते हुए देखकर बस मुस्कुराती रही और उसे दिन को याद करने लगी जिस दिन पहली बार मन्नत इशिका के साथ इस फैशन हाउस में आई थी। फ्लैशबैक। इशिका, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। तू बस मेरे साथ अंदर चल रही है और मेरे लिए एक अच्छी से ड्रेस पसंद करने वाली है, समझ गई? इशिका ने मन्नत का कंधा पकड़कर उसे अंदर की धकेलते हुए कहा। मन्नत, पर ईशु। मन्नत ने सिर पीछे घुमाकर इशिका से और भी कुछ कहना चाहा, लेकिन इशिका ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे लेकर अंदर चली गई। अंदर जब मन्नत इशिका के लिए ड्रेस पसंद कर रही थी, तब एक लड़की उसे देखकर अजीब सा मुंह बना रही थी। मन्नत उससे जितनी अच्छे से पेश आ रही थी, वह लड़की मन्नत के साथ इतनी बदतमीजी से बर्ताव कर रही थी। जब इशिका ने यह देखा तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो उन दोनों के सामने गई और मन्नत के साइड में खड़ी हो गई। इशिका को देखते ही वह लड़की एकदम पोलाइट होकर इशिका से बर्ताव करने लगी। लेकिन इशिका ने उसकी किसी भी बात का जवाब देने के बजाय उससे कहा, तुम जैसी घटिया और बदतमीज सेल्स एग्जीक्यूटिव से मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम जिस लड़की के साथ अभी अभी इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी वह कौन है? खैर छोड़ो, अब तुम्हें उसे बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आज और अभी तुम्हारे मैनेजर से कहकर तुम्हें इस नौकरी से निकाल बाहर फेंकूंगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। इशिका यह सब कहकर जैसे ही मन्नत को लेकर वहां से जाने को हुई कि तभी वह आकर इशिका के पैरों में गिर गई और रोते हुए कहा, प्लीज मैम, मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर इशिका ने उस लड़की को मन्नत से माफी मांगने के लिए कहा, तो वह लड़की मन्नत के पैरों में गिर गई। उसे लड़की के ऐसा करने से मन्नत थोड़ा सच हो गई। उसने चार से उसे लड़की को अपने पैरों पर से उठाते हुए कहा, अरे अरे मैम, यह आप क्या कर रही है? मन्नत के इस तरह से उस सेल्स गर्ल को मैम कहने से वह लड़की खुद और वहां खड़े सभी हैरान हो गए। तभी वहां खड़ी एक और लड़की ने मन्नत से कहा, अरे हाँ मैम, आप इसे क्यों मैम कहकर बुला रही है? यह और हम सब तो यहाँ बस मामूली से सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ही है। उस लड़की की बात पर मन्नत ने जवाब देते हुए कहा, मैं क्यों आप लोगों को मैम या सर कहकर नहीं बुला सकती? अरे भाई, आप सब लोग इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रहे हैं, खुद अपने दम पर, अपने पैसों पर जी रहे हो। बल्कि आप सब में जरूर ऐसा भी कोई होगा जो अपनी इसी कमाई से पूरे परिवार का पेट पाल रहा है। वहीं मैं तो अभी भी बेरोजगार हूँ।
खुद अपनी मम्मी पापा के पैसों पर जी रही हूँ। मैं तो खुद अपने लिए एक वक्त के खाने का भी इंतजाम नहीं कर सकती। तो फिर अब आप सब ही बताइए कि ओहदे में आप सब हुए ना मुझसे बड़े। तो फिर मैं आप सबको सर या मैम क्यों नहीं बुला सकती? मन्नत की बातें सुनकर जहां कुछ खुश दिखाई दिए, तो वहीं किसी किसी का सर शर्म से झुक गया, जिसमें वो लड़की भी शामिल थी जिसने कुछ देर पहले ही मन्नत के साथ बदतमीजी किया था। उस लड़की ने अब मन्नत को देखते हुए कहा, आप बहुत अच्छी है मैम। आज तक किसी ने भी हम लोगों को कभी ऐसे इज्जत नहीं दिया। यहाँ जो भी अमीर घर के बच्चे आते, वो सब हमें हे ए एक्सक्यूज मी ऐसे ही बुलाते हैं। इसीलिए शायद हम भी दूसरों को इज्जत देना भूल गए। मुझे माफ कर दीजिए, उस लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इस पर मन्नत ने कहा, हम माफ तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप सब हमें हमारे नाम से बुलाएंगे। मन्नत की बात पर सबने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना अपना गर्दन हिला दिया। उसके बाद से जब भी मन्नत इशिका के साथ यहाँ आती, तो सभी उससे बहुत प्यार और इज्जत से पेश आते। धीरे धीरे मन्नत की अच्छाई और मासूमियत ने उन सबको भी सर और मैम से भैया और दीदी बना दिया। फ्लैशबैक एंड स इशिका यही सब सोच रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी एक लड़की ने आकर उससे कहा, एक्सक्यूज मी मैम, वो मन्नत जी ने आपके लिए यह ड्रेस पसंद किया है। क्या आप मुद्दों इसे अभी ट्राई करना चाहेंगे? इशिका ने बस हाँ में सिर हिलाया और ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चली गई। कुछ देर बाद उसने मन्नत को ड्रेस पहनकर दिखाया, तो उसे भी वो काफी पसंद आई। इशिका ने उस ड्रेस के साथ मन्नत के लिए भी एक प्यारा सा ड्रेस पसंद किया और फिर दोनों ही बिल पे करके बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद इशिका ने नोटिस किया कि मन्नत अभी भी थोड़ी खोई खोई सी है। तो उसने मन्नत का मूड चेंज करने के लिए कहा, यार मन, देखा तूने, यह नेक्स्ट का बच्चा अभी तक नहीं आया। मैं सच कहती हूँ, इसकी ना इसी आदत की वजह से इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पक्का लड़कियां इसकी इसी आदत की वजह से भाग जाती होगी। और अगर ये आगे भी ऐसा ही रहा ना, तो पक्का इसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। इशिका की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर दोनों दोस्त ऐसे ही बात करते हुए घर के लिए निकल गए। एक्चुअली अनिकेत ने फोन पर ही कह दिया था कि वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि का ही ऐसा आ गया है। इसीलिए वो दोनों उसका इंतजार ना करें और शॉपिंग खत्म हो जाने के बाद घर चली जाए। इशिका जब मन्नत को यह बात बताने ही वाली थी कि तभी वह सारा कांड हो गया और इशिका मन्नत से कुछ नहीं कह सकी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। आर्य लगातार बिस्तर पर कभी इधर तो कभी उधर करवट बदल रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद का नामोनिशान नहीं था उसकी आंखों में। झल्लाकर वो खुद ही अपने बेड पर उठकर बैठ गया। उसने एक बार मोबाइल में टाइम देखा और बेड से उठकर बालकनी में चला गया। तारों से जगमगाती हुई रात के आसमान की ओर एकटक देखते हुए आर्य ने मन ही मन सोचा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? माया से शादी करने का फैसला तो मेरा खुद का अपना फैसला था, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? यह कैसी अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। और आज आज ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आज जब उसने मुझे शादी के लिए बधाई दिया, तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा? उल्टा मुझे तो उस पर ही गुस्सा आ गया। लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आया ही क्यों? क्यों मैं उससे यह उम्मीद कर रहा था कि मेरे सगाई के बारे में जानकर वो कुछ रिएक्ट करें? आखिर हमारा रिश्ता ऐसा तो नहीं है, तो फिर मैं यह कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो कुछ रिएक्ट करें? किस हक से मैं उससे ऐसा कुछ उम्मीद कर रहा हूँ? सगाई का दिन कितना नजदीक आता जा रहा है।
मेरी बेचैनी भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत खास मुझसे छूटता जा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खुद में ही यह सब सोचते हुए आर्य ने दोनों हाथों से अपने माथे को पकड़ लिया और बालकनी में रखा हुआ सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए सोफे पर पीठ के बल लेट गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद किया तो एक बार फिर से उसके आंखों के सामने मन्नत का चेहरा ही घूमने लगा। उसकी बातें, उसका मासूम सा चेहरा, उसकी हर हरकत, आर्य से रूठना, उससे झगड़ा करना, उसका रोना, इसका मुस्कुराना। आर्य यही सब सोचते हुए कब नींद की आगोश में चला गया, उसको खुद को ही पता नहीं चला। इधर जब से काजल ने आर्य की सगाई की बात सुनी तब से ही वो अपने आपे में नहीं है। वह अपने कमरे में पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने तो एक बार खुद अपनी नस काटने की सोच भी लिया। फिर उसने खुद को शांत करते हुए मन ही मन कहा, काजल शांत हो जा, एकदम शांत। अभी तो सिर्फ सगाई ही होने वाली है। शादी का तो अभी तक डेट भी नहीं निकला है। और सगाई, वह तो कभी भी, किसी भी वक्त टूट सकती है। इसीलिए तो बस चुपचाप से इस सगाई के ड्रामे को देखती जा। बाद में आर्य को तो तेरा ही होना पड़ेगा। खुद से यही सब कहते हुए वो एक साइको की तरह जोर जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका आर्य ने अब तक इंतजार किया था। आज आर्य और माया की सगाई है। माया सुबह से जितनी चहक रही है, आर्य इतना ही खामोश हो है। वैसे तो प्रेमलता जी अपने बेटे की खुशी में खुश थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एक उलझन सी थी। वह इस वक्त घर के पूजा घर में भगवान के मूर्ति के सामने बैठी हुई थी। उन्होंने माता रानी की ओर अपनी उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे माँ, मैं भी एक माँ हूँ और तू भी एक माँ है। मैं नहीं जानती क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन तू सब कुछ जानती है। तू जानती है किसके लिए क्या सही है और अच्छा है। माँ, मैं मेरे बेटे की खुशियों को अब तेरे हवाले करती हूँ। अब तू ही उसकी खुशियों की रक्षा करना और उसके लिए जो भी सही है वह चुनने में उसकी मदद करना। अब तू ही देखना माँ, अब बस तेरा ही सहारा है। प्रेमलता जी अपने बेटे के लिए काफी चिंतित थी। आखिर थी तो वो एक माँ ही, और एक बच्चे को उसकी माँ से बेहतर कौन जान और समझ सकती है। वैसे भी उनको तो मन ही मन अपने बेटे के लिए मन्नत पसंद थी। हाँ, यह अलग बात है कि उनके बेवकूफ बेटे को भी तो वो ही पसंद है। लेकिन इस ढीठ इंसान को इस बार का एहसास हो तब ना। उधर घर में सभी सगाई की तैयारी में लगे हुए हैं। मेहंदी वाली सुबह ही आकर माया को मेहंदी लगा गई है। कुछ ही देर में शहर के टॉप मोस्ट पार्लर से लड़कियां भी आ जाएगी माया को तैयार करने के लिए। माया इस वक्त बहुत ज्यादा ही खुश थी। उधर माया की खुशी देखकर काजल जल भूनकर रख हो रही थी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपकाए हुए थी। आर्य आज के दिन भी कॉलेज चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे आज मन्नत को देखने कुछ ज्यादा ही तलब हो रही थी। उससे रहा नहीं गया तो वो कॉलेज चला गया। लेकिन उसकी किस्मत उससे रूठ जो चुकी थी। मन्नत आज कॉलेज आई ही नहीं। और सिर्फ मन्नत नहीं, आज इशिका और अनिकेत भी कॉलेज नहीं आए। जब आर्य को इस बारे में पता चला तो उसके मन में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सारे फीलिंग एक साथ आने लगे। उसने अपने दांत पीसते हुए खुद से मन ही मन कहा, मन्नत तुमने यह अच्छा नहीं किया। आज तुम्हें कॉलेज आना चाहिए था, लेकिन तुम आज नहीं आई। क्यों किया तुमने ऐसा मन्नत? तुम क्यों नहीं आई आज? खुद से ही यह सब कुछ कहते हुए आर्य ने जोर से सामने टेबल पर अपना हाथ मार दिया। उधर आज इशिका का बर्थडे है।
बचपन से ही जन्मदिन चाहे किसी का भी हो, तीनों एक साथ ही सुबह नहा धोकर मंदिर जाती है। आज भी ठीक वैसा ही हुआ। इशिका के साथ आज मन्नत और अनिकेत भी मंदिर गए, जिस वजह से आज तीनों ही एक साथ कॉलेज से एब्सेंट थे। शहर के सबसे बड़े और फेमस 11 स्टार होटल में, जो कि एंटरप्राइजेज का ही एक छोटा सा हिस्सा है, आज आर्य और माया की सगाई होने वाली है। यह सगाई की पार्टी एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और एक्सक्लूसिव पार्टी है। इसमें बहुत लिमिटेड और हाई प्रोफाइल लोगों को ही इनवाइट किया गया है। आर्य फिलहाल अपनी सगाई को इतनी जल्दी पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहता था, इसीलिए इस पार्टी में किसी भी मीडिया हाउस का आना अलाउड नहीं है। यह पार्टी होटल के आलीशान टेरेस पर रखा गया है। सब कुछ बहुत ही आलीशान तरीके से डेकोरेट किया गया है। हर एक चीज में एक रॉयल टच दिया गया है। आर्य डार्क ब्लू और गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन वाली शेरवानी में गजब ढा रहा था, तो वहीं डार्क ब्लू कलर का लहंगा और उस पर गोल्डन जरी वर्क के साथ गोल्डन दुपट्टा और मैचिंग ज्वेलरी में माया भी कुछ कम नहीं लग रही थी। अगर होटल के टेरेस पर जोरशोर से उन लोगों की सगाई की पार्टी चल रही थी, तो उसी होटल के ग्राउंड फ्लोर के लॉन में एक बर्थडे पार्टी बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा था। नीचे लॉन का एरिया भी काफी बड़ा और खूबसूरत था। लॉन के साइड में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन छोटा सा स्विमिंग पूल भी था, जिसे पूरी तरह से बलून्स और कैंडल्स से अच्छे से डेकोरेट किया गया था। पूरा लॉन ही बलून से डेकोरेट किया गया था। यह बर्थडे पार्टी और किसी की नहीं, बल्कि इशिका की ही थी। इशिका के पापा भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इस नाते उन्होंने ही इशिका के बर्थडे पार्टी के लिए इस जगह को पहले से ही बुक कर लिया था। लेकिन इशिका को यह नहीं पता था कि यह होटल आर्य का ही है। सगाई के शुभ मुहूर्त में अभी भी कुछ समय बाकी था। आर्य अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ बात कर रहा था। वो टेरेस के उस हिस्से पर था जहां से नीचे लॉन में चल रहे पार्टी आराम से दिखाई दे रही थी। और सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसे पार्टी में चल रहे म्यूजिक की आवाज भी हल्की हल्की ऊपर तक पहुंच रही थी। इस बात से आ रही है थोड़ा सा गुस्से में भी था, क्योंकि उसने अपनी मैनेजर को सख्त हिदायत दे रखी थी कि नीचे चल रहे पार्टी में से कोई भी आवाज ऊपर तक ना पहुंचे। लेकिन फिर भी ऐसा होने पर आर्य को अब गुस्सा आने लगा। वो उस मैनेजर से बात करने के लिए नीचे जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में नीचे चल रहा है पार्टी के होस्ट की बातें गई। नीचे पार्टी में जैसे ही इशिका ने एंटर किया, होस्ट ने माइक में से अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब जिनका बेसब्री से इंतजार थे, जिनके लिए आज की यह पार्टी है, जो इस पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और आज जिनकी वजह से हम सब यहाँ हैं, वो बर्थडे गर्ल मिस इशिका अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस मन्नत के साथ यहाँ पहुँच गई है। तो आप सब जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दिल से उन दोनों का स्वागत कीजिए। यह वही बातें थी जो कुछ देर पहले आर्य ने सुना था। उसने पूरी बात तो ठीक से नहीं सुना, लेकिन जैसे ही इशिका और मन्नत का नाम लिया गया, तो उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने मन में कहा, मन्नत, इशिका, कहीं यह दोनों वही तो नहीं? इतना सोचकर आर्य जल्दी जल्दी में नीचे जाने लगा। तभी उसके एक बिजनेस पार्टनर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आर्य, क्या हुआ, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर आर्य ने उन्हें किसी तरह से जवाब देते हुए कहा, भल्ला, आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं बस 2 मिनट में आया, प्लीज बी कंफर्टेबल। भल्ला से इतना कहकर आर्य भागते हुए वहां से निकल गया। उसने अपने मोबाइल से मैनेजर को कॉल किया और उससे कहा, कम टू द मॉनिटरिंग रूम फास्ट। इतना कहकर वो जल्दी से मॉनिटरिंग रूम की ओर चला गया। जैसे उसने वहां कदम रखा, सभी थोड़ा चौंक गए।
लेकिन आर्य को भला कब किसी से कोई फर्क पड़ता है। उसने वहां के एक स्टाफ से कहा, इनमें से लॉन वाला मॉनिटर कौन सा है? तो उस स्टाफ ने आर्य को लॉन वाला मॉनिटर दिखा दिया। आर्य ने फिर एक बार उससे कहा, जूम इट। इतना सुनते ही उस स्टाफ ने कैमरा जूम करके आर्य को दिखाया। आर्य ने जैसे ही देखा कि वो सचमुच में मन्नत ही है, तो उसने वहां मौजूद सभी को उस रूम से बाहर जाने को कहा। इससे सभी थोड़ा डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। जब वह लोग वहां से नहीं गए, तभी आर्य ने उन सब की ओर देखा। उनके चेहरे को देखकर आर्य बात को समझ गया। फिर उसने सबको देखकर कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए। वो दरअसल मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैंने आप सबको कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहा। उम्मीद है आप सबको बुरा नहीं लगा होगा। इतना कहकर आर्य उन लोगों को ही देखने लगा। आर्य की बातें सुनकर उन लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर सहमति जता हुए कहा, कोई बात नहीं सर, आप अपना काम कर लीजिए। उन लोगों के चले जाने के बाद आर्य जाकर मॉनिटर के सामने बैठ गया और वो मन्नत को ही एकटक देखे जा रहा था। आज मन्नत ने एक एक्वा ब्लू कलर के लॉन्ग गाउन पहन रखी थी। उसने अपने बालों का एक मैसी साइड बन बना के रखा हुआ है, दूसरी तरफ से एक लट भी बाहर निकलकर रखी है। उसी के साथ उसने मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। आर्य ने आज पहली बार मन्नत को बिना चश्मे के देखा। आज तो वो सच में बहुत ही प्यारी लग रही है। आज मन्नत और इशिका दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। मन्नत ने आज एक एक्वा ब्लू कलर की लॉन्ग गाउन पहनी हुई थी। उसने अपने बालों का एक मैसी साइड बन बना के रखा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे स्टोन सजाए गए थे। दूसरी तरफ से एक लट भी बाहर किया हुआ है। माथे पे एकदम छोटी सी एक स्टोन वाली लगा रखी है। वैसे तो बिंदी इतनी छोटी है कि नॉर्मली किसी को नजर भी ना आए, लेकिन जैसे ही उस पर लाइट्स पड़ती है तो वह बिंदी जगमगाने लगती है और साथ ही मन्नत का चेहरा भी चमक उठता है। मन्नत ने ड्रेस के साथ मैच करके सभी ज्वेलरी पहनी थी। उसने हाथों में स्टोन वाली ब्रेसलेट और कानों में भी उसी से मैच करते हुआ इयरिंग पहनी हुई थी। उसे देखकर तो आर्य के मुंह से भी निकल गया, एंजल। आज इशिका भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक पर्पल कलर की लॉन्ग गाउन पहनी हुई थी। उसने गाउन से मैच करते हुए डायमंड के ज्वेलरी भी पहनी हुई थी और अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया। दोनों ही दोस्त आज बला की खूबसूरत लग रही थी। इशिका और मन्नत हमेशा की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर आ रहे थे। अंदर आते ही सभी ने इशिका को घेर लिया। सब उसे बर्थडे विश कर रहे थे। इन सब में भी इशिका ने एक बार के लिए भी मन्नत का हाथ नहीं छोड़ा। कुछ देर तक यह बधाई देने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर कुछ देर बाद वो दोनों सभी से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। तभी इशिका ने मन्नत के कान के आगे धीरे से फुसफुसाकर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, देखा, कहा था ना मैंने, इसकी अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी ब्रेकअप होगी ना, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होगी कि यह कभी भी टाइम पर कहीं नहीं पहुंचता है। हाँ मन्नत, ओह हो इशू, कब बस भी कर। और कितना कोसेगी कि उसे, कम से कम आज के दिन तो बेचारे को छोड़ दे। मन्नत ने भी बिल्कुल इशिका की तरह ही पुष्प जाते हुए उसके कान में कहा। तो इशिका ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, हाँ हाँ समझ गई, तू तो हमेशा उसका ही साइड लेती है। मन्नत, इशू, इशिका, क्या इशू? हाँ क्या इशू? क्या हो जाता अगर कुछ देर के लिए हम दोनों का थोड़ा सा इंतजार कर लेता तो इशिका की बात सुनकर मन्नत ने इस बार उसे घूर कर देखते हुए कहा, बस कुछ देर इशू? मन्नत की बात पर इशिका ने पहले तो अपना गला साफ किया और फिर अपना थूक घटकते हुए कहा, अब्बा, हाँ बस चार 4 घंटे की बात ही तो थी।
उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। अरे नहीं, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। भला इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस 4 घंटा ही तो इंतजार करने की बात थी, है ना? पीछे से अनिकेत ने आते हुए कहा। यह सुनते ही मन्नत और इशिका दोनों ने ही पीछे मुड़कर देखा। फिर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, लो, आ गया। अब खुश? अब तो गुस्सा थूक दे। भला इसके आने या ना आने से मैं क्यों खुश होने लगी? और मैं कोई गुस्से वुस्सा नहीं हूँ, समझी? इशिका ने एक बार फिर से अपना मुंह बनाते हुए कहा। तभी अनिकेत ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, वैसे एक बात तो तूने बताया ही नहीं। मैं इन 4 घंटों तक वहां पर बैठ के करता क्या? वहां पर थी तो सभी औरतें ही। तो क्या मैं वहां पर उन औरतों बीच में बैठकर भजन गाता? अनिकेत की यह बात सुनकर मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी। आप जाकर अनिकेत ने मन्नत को नोटिस किया। उसने मन्नत को देखते हुए इशिका से कहा, अरे यार इशू, तू तो मन के साथ आने वाली थी ना? तो फिर यहाँ कौन है? यह तू किसके साथ चली आई और तूने मेरी मन को कहाँ पर छोड़ दिया है? अनिकेत की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर मन्नत और इशिका दोनों ही अपनी अपनी आंखें छोटी करते हुए अनिकेत को घूरने लगती है। तभी इशिका ने उसके बाजू में मारते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? या फिर कोई सस्ता नशावशा कर लिया है? क्या बोल रहा है तू? यही तो है मन्नत। अपना मन, इशिका ने मन्नत को दिखाते हुए कहा। तभी अनिकेत ने भी थोड़ा नाटक करते हुए कहा, क्या? यह तू क्या कह रही है? यह मन है। मतलब हमारा मन। सच में? उसे ऐसे बात करते हुए देखकर मन्नत ने उसका बाजू पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, निक्कू, तुझे क्या हो गया है? ये मैं ही तो हूँ। देख, मैं ही हूँ। मन्नत। मन्नत की बात सुनकर अनिकेत ने एक बार फिर से नाटक करते हुए कहा, ओएमजी, यह तो सच में मेरी मन ही है। सिर्फ मेरी मन ही मुझे निक्कू कहकर बुलाती है। इस पर मन्नत ने कहा, हाँ तो अब तक तुझे क्या हो गया था? तू ऐसे क्यों बोल रहा था? इस पर अनिकेत ने मन्नत के दोनों गालों पर हल्के से पिंच करते हुए कहा, वो इसलिए मेरी जान क्योंकि आज तो तू कोई और ही लग रही है। देखा भी है खुद को आईने में? हमेशा कैसी झल्ली बनकर घूमती रहती है। आज जरा देख खुद को, किसी परी से कम नहीं लग रही है, समझी? अनिकेत की बात सुनकर इशिका के होठों पर भी मुस्कान खिल जाती है और वो मन्नत से कहती है, देखा, कहा था ना मैंने कि तू अच्छी लग रही है। लेकिन तू तू तो बेकार में ही डर रही थी। तभी अनिकेत ने उन दोनों के बातों के बीच में ही इशिका की आंखों से काजल लेकर मन्नत के कान के पीछे लगा देता है। अनिकेत ने यह सब बहुत जल्दी किया था, तो दोनों लड़कियां पहले तो समझ नहीं सकी, और फिर जब दोनों को ही बात समझ में आ गई कि अनिकेत ने क्या किया है, तो वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। मॉनिटरिंग रूम का तापमान अचानक ही बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आर्य जो स्क्रीन पर मन्नत को ही देख रहा था, उसे अनिकेत के साथ इतना करीब और कंफर्टेबल देखकर गुस्से से उसकी नसें फूलने लगी। और ऐसे में जब अनिकेत ने मन्नत को काला टीका लगाने के लिए उसके कान के पीछे छू लिया, गुस्से में आर्य ने अपने सामने रखा हुआ कीबोर्ड उठाकर पटक दिया। आर्य गुस्से में तेज तेज सांस लेने लगा। वो मॉनिटर की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ कमर पर रखकर दूसरे हाथ से अपने माथे को कसके पकड़ते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा और अपने गुस्से को शांत करने लगा। अपने गुस्से को शांत करते हुए उसने मन ही मन कहा, तुम बहुत ही चीप हो मिस मन्नत। मुझे लगा था तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, लेकिन तुम भी वैसी ही हो। जहां लड़का देखा नहीं कि वहीं उनसे चिपकने लगती हो। जैसे अभी तुम इस लड़के से चिपक रही हो और यह लड़का भी जब देखो तब तुम्हें टच करता रहता है।
जी तो करता है कि इसके दोनों हाथ तोड़कर इसी के गले में टांग दूं। यह अच्छा है। समाज में चरित्र का ठेका सिर्फ औरतों ने ही तो लेकर रखा है। तभी तो यह खुद माया से सगाई कर रहा है। फिर भी इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मन्नत जो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ दिल खोलकर डांस कर रही है, वो चीप हो गई। वाह भई, कमाल है ना? आर्य अपने ही सोच में गुम था कि तभी उसे पीछे मॉनिटर में से कुछ सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बार फिर से उसके गुस्से की आग भड़क उठी। उधर इशिका की बर्थडे पार्टी अपनी ही रफ्तार से चल रही थी। तभी अनिकेत ने आकर इशिका से कहा, यार इशू, मजा नहीं आ रहा है पार्टी में। काफी फीकी फीकी सी लग रही है यह पार्टी। अच्छा, पार्टी फीकी फीकी सी है तो फिर तू ही बता कि इसे स्पाइसी कैसे बनाएं। इशिका ने अनिकेत की बात पर कहा। इशिका की बात पर अनिकेत ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों ना थोड़ा नाच गाना हो जाए? मतलब? इशिका ने उसे कंफ्यूज होते हुए पूछा और मन्नत भी उसे ही सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी अनिकेत ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, मतलब? और फिर वो वहां से कहीं चला गया। मन्नत, यार ईशु, ये कहाँ चला गया? तो इस पर इशिका ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता। तू भी यही है और मैं भी। तभी अचानक से लाइट्स एकदम धीमी हो गई। उस लॉन में ही बनी एक छोटे से स्टेज पर स्पॉटलाइट पड़ने लगी और उस स्पॉटलाइट के नीचे अनिकेत आकर खड़ा हो गया। ठीक उसी समय म्यूजिक सिस्टम में गाना बजने लगा। कोई कहे, कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना। इतना सुनते ही इशिका खुशी के मारे जोर से चिल्ला उठी। मन्नत के होठों पर भी एक चौड़ी सी मुस्कान खिल गई। वहां पर मौजूद बाकी लड़कियां भी अनिकेत का नाम लेकर शोर मचाने लगे। अनिकेत स्टेज से नीचे उतर गया और वो इशिका और मन्नत के पास जाकर डांस करने लगा। कोई कहे, कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना। हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना। अनिकेत मन्नत और इशिका का हाथ पकड़कर स्टेज की ओर ले जाने लगा तो मन्नत थोड़ा सा हिचकिचाने लगी। तब इशिका और अनिकेत ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही मन्नत के पास आकर उसके आजू-बाजू घूमकर डांस करने लगे। अनिकेत ने गाने के साथ साथ अपना लिपसिंग किया। जब साज है, आवाज है, फिर किस लिए हिचकिचाना? गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। इतना गाने के बाद इशिका ने आगे के लाइन का लिपसिंग किया, तो उसके साथ साथ अनिकेत भी वैसे ही लिपसिंग करके गाने लगा। फिर दोनों ने मिलकर मन्नत का हाथ पकड़ते हुए उसे भी स्टेज पर ले गया। बिगड़े दुनिया, बिगड़ने भी दो। झगड़े दुनिया, झगड़ने भी दो। लड़े जो दुनिया, लड़ने भी दो। तुम अपनी धुन में गाओ। दुनिया रूठे, रूठने दो। बंधन टूटे, टूटने दो। कोई छूटे, छूटने दो। ना घबराओ। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। स्टेज पर जाने के बाद इशिका और अनिकेत मन्नत के आगे पीछे घूमकर डांस करने लगे। अब मन्नत भी धीरे धीरे अपनी हिचकिचाहट भूलकर उन दोनों के साथ खुल के डांस करने लगी। आंखों में है बिजलियां, सांसों में तूफान है। डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान है। हमारे लिए ही तो है आसमान और जमीन। सितारे भी हम तोड़ लेंगे, हमें है यकीन। अंबर से है आगे हमारा ठिकाना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। ऊपर वाले लाइंस पर डांस करते हुए अनिकेत ने पहले अपना एक हाथ पीछे से मन्नत के गले में डाल दिया और फिर दूसरा हाथ ठीक वैसे ही पीछे से इशिका के गले में डाल दिया। फिर वो उन दोनों को वैसे ही पकड़े हुए डांस करने लगा। मन्नत और इशिका भी अनिकेत के हाथ को, जो उनके गले में था, पकड़ते हुए डांस करने लगी। सपनों का जो देश है, हाँ हम वहीं हैं पले। थोड़े से दिल फेंक हैं, थोड़े से हैं मंचले। जहां भी गए अपना जादू दिखाते रहे।
मोहब्बत हसीनों को अक्सर सिखाते रहे, आए हमें दिल और नींदें चुराना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। फिर उन तीनों का डांस खत्म हो गया। पूरा लॉन तालियों की आवाज से गूंज उठा। सभी ने खुले दिल से उन तीनों की तारीफ की। तीनों दोस्तों ने भी आज दिल खोलकर डांस किया और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती भी किया। तीनों को आज अपने बचपन की याद आ गई। एक तरफ जहां वो तीनों अपनी ही मस्ती में गुम थे, वहीं दूसरी ओर आर्य का गुस्सा मन्नत और अनिकेत को इतने करीब देख लावा बनकर उस मॉनिटर रूम को तहस-नहस कर गया। जिस मॉनिटर में आर्य ने उन दोनों को डांस करते हुए देखा था, वह मॉनिटर टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। दरअसल मन्नत और अनिकेत को साथ में डांस करते हुए देखकर आर्य को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने उस मॉनिटर को ही उठा के पटक दिया। जबकि उन दोनों के साथ डांस तो इशिका ने भी किया था, लेकिन आर्य को तो बस मन्नत और अनिकेत ही डांस करते हुए दिखे। आर्य ने किसी को कॉल किया और कॉल में उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। कुछ देर तक सामने वाले इंसान को सारी बातें अच्छी तरह से समझाने के बाद आर्य ने अपना कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही आर्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने खतरनाक तरीके से हंसते हुए अपने आप में ही कहा, बहुत गलत किया है तुमने मन्नत, बहुत गलत। और अब जब तुमने गलती कर ही लिया है तो तुम्हें भी तो इसकी सजा मिलनी चाहिए ना। मिस मन्नत मेहरा, बहुत शौक है ना तुम्हें डांस करने का, तो लो अब करना जी भर के डांस, वो भी मेरी सगाई में। यही सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई और वो जोर जोर से हंसते हुए उस कमरे से बाहर निकलकर टेरेस पर चला गया।